हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स का आज सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किया था। आज के लेक्चर का एजेंडा है केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स किस तरह से केमिकल रिएक्शंस देते हैं, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करते हैं, पानी में डिसॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं तो क्यों, और नहीं होते हैं तो क्यों। इस तरह की छोटी छोटी बातें हम लोग करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी हैं। और याद रखिएगा कि लेक्चर जो होगा वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए 100% एफिशिएंट होगा। यानी ये जो लेक्चर सीरीज आएगी आपके पास, जितने भी लेक्चर्स कार्बोनाइल के आएंगे, कार्बोनाइल का एक भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा जो इस लेक्चर के बाहर होगा। एक लेक्चर सफिशिएंट स्टडी हो जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस लेक्चर फॉलो करना है। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। अगर हम लोग ध्यान दें कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो आपको दिखाई देगा इस तरह का स्ट्रक्चर। अब यहां पर और यहां पर आपके पास दो ग्रुप हो सकते हैं, और ये ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो सकते हैं, एल्डिहाइड बन जाएगा। हाइड्रोजन एल्काइल हो सकते हैं, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्काइल एल्काइल हो सकते हैं, अगर आर आर हो गए तो लॉजिकली ये कीटोन बन जाएगा। लेकिन ध्यान से देखें, इसमें बेटा पहला वाला ये सिग्मा और दूसरा वाला ये पाई बॉन्ड है। सबको दिख रहा है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि एक पाई आ गया है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 नजर आएगा। sp2 नजर आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो शेप होनी चाहिए या ज्योमेट्री होनी चाहिए वो ट्राइगोनल प्लेनार होनी चाहिए। कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं, ट्राइगोनल प्लेनार होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको ठीक तरह से बनाकर चेक करें कि किस तरह से ये बन रहा है, तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये बना ओ के साथ, और उसके बाद आप देखें एक पी और ओ का पी इस तरह से है, और फिर सब जानते हैं कि इस तरह से साइडवेज ओवरलैपिंग हुई होगी, जिस कारण से यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। क्लियर है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं ये बताने अगर आपको लग जाऊं कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रांग है और नहीं टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और पाई बॉन्ड क्योंकि वीक बॉन्ड है तो ये तोड़ा जा सकता है, इसको पोलराइज किया जा सकता है, इसे आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम इसके दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बेटा। सबसे पहले देखो क्या स्ट्रक्चर है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना, मतलब कहने को डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव सोचा जा सकता है, पर मैं फिर भी अभी इससे बच रहा हूं कि किसी तरह का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचते। लेकिन अब हम क्या करें, अगर ऐसा विचार किया जाए कि पाई बॉन्ड उछलकर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ आ जाए तो कार्बन के ऊपर प्लस और ओ के ऊपर माइनस। ये स्ट्रक्चर जो पहले बनाया ये नॉन पोलर है, और बाद में जो स्ट्रक्चर बनाया वो बेटा पोलर है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पोलर नॉन पोलर दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। अच्छा, पोलर स्ट्रक्चर जो है वही काम का है, नॉन पोलर वाला इतना काम का नहीं, क्योंकि रिएक्शंस के टाइम पे पोलैरिटी डेवलप होती है, और उस पोलैरिटी डेवलप होने के हिसाब से आपको दिखता है कि अटैकिंग रिएजेंट्स आ रहे हैं और वो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसको देखो, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है। कौन सा फाइल है भैया, इलेक्ट्रोफाइल। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और इसे हम कहेंगे कि ये कैसी साइट है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल साइट, और इसे कहेंगे न्यूक्लियोफाइल साइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही जबरदस्त काम। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। अच्छा भाई, ये भी। अब क्योंकि यहां पर आपको पोलैरिटी डेवलप होती दिखाई दे रही है, इसलिए आप इस तरह की बातें बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट्स, ये भी सवाल आया है बोर्ड में, है ना, डाइपोल मोमेंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ग्रेटर देन रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव का मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए, ईथर्स। ईथर्स के कंपैरिजन में एल्डिहाइड और कीटोन्स का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। क्लियर है मेरी बात, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, यहां पर अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक कराते हैं। देखो ध्यान सुनना, अगर किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल साइट को पकड़ेगा, अगर किसी प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है
तो वो न्यूक्लियोफाइल साइट को पकड़ेगा। ठीक, तो हम लोग रिएक्शन कराएंगे न्यूक्लियोफाइल की और इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर हम लोग ऐड कराएंगे उसे। ठीक है, चलो देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन्स। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान सुनना। साइनोहाइड्रिन क्या होता है, एक कार्बन पे आपने OH लगाया, उसी कार्बन पे आपने साइनाइड लगाया, ये जो चीज है ये कहलाती है साइनोहाइड्रिन। तो आपको साइनोहाइड्रिन पता होना चाहिए। तो साइनोहाइड्रिन पता चल गया। अब देखो क्या हो रहा है, मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत डिटेल में बताता हूं, इसलिए शायद आपको ऐसा मैकेनिज्म देखने को ना मिले या इसका कोई सस्ता वर्जन देखने को मिले, तो हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। देखो ध्यान से, ये आपके पास मान लीजिए एल्डिहाइड है, और साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के लिए आप लेते हैं HCN और लेते हैं NaCN। आप NaCN अकेला लेकर भी रिएक्शन करा सकते हैं और आप HCN लेके भी रिएक्शन करा सकते हैं, और ऐसा करने पर जो आपके पास प्रोडक्ट है वो बनकर आता है OH साइनाइड और नीचे ये हाइड्रोजन। तो बेसिकली जो कंपाउंड अभी बनकर आया वो बन गया साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। तो लिख देता हूं नीचे, कंपाउंड है साइनोहाइड्रिन। बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है, लेकिन मैकेनिज्म कैसा हुआ है ना, ये देखना है। मैकेनिज्म को समझो तब समझ में आएगा। देखो बेटा, मैकेनिज्म समझो। सबसे पहले आपके पास सोडियम साइनाइड आएगा। सोडियम साइनाइड आयनिक कंपाउंड है, आयनाइज हो जाएगा Na+ और Cn- में। ठीक, अब आपके पास एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के पास ये Cn- जो कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है आएगा, और कॉमन सेंस है कि उसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक, और यही होता भी था, कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते, तो एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा O पे-, यहाँ पे H और सामने लगा बेटा क्या, Cn। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। इसी के बाद मैं कंटिन्यूटी में लिख रहा हूँ ना, स्टेप चेंज नहीं करता हूँ, लाइन चेंज नहीं करूंगा। अब आपके पास मान लीजिए कि आ गया HCN। क्या आ गया, HCN। जो HCN आया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, और Cn लिविंग ग्रुप की तरह चला गया, जिससे बना ROH, सामने आया Cn, नीचे आया H, और आप ध्यान दें कि Cn- निकल गया। तो जो Cn- आपने NaCN से कंज्यूम कराया था वो एक्चुअली HCN से दोबारा मिल रहा है। तो ये करने पर Cn का अटैक फिर से हो सकता है, तो किसी और एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल पर इस तरह का अटैक हो जाएगा और साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशंस हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये एल्डिहाइड से ही होता है, नहीं भैया, कीटोन से भी हो सकता है। तो कीटोन का भी एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो देखिए भाई, कीटोन का एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन है, और इसी में कीटोन लगा दिया, साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। इसमें कहा कि HCN है और साथ में NaCN है। याद रखना बेटा, HCN NaCN दोनों दे दे, कोई एक लिख दे तो भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, रिएक्शन यही होने वाली है। मैकेनिज्म बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। उसी कार्बन पे OH, उसी कार्बन पे Cn, बेसिक ये है, और ये बन गया साइनोहाइड्रिन। कोई एक भी लिख देगा तो भी बेटा साइनोहाइड्रिन ही बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। मान लीजिए कि आप यहां पर एक कीटोन और ले रहे हैं। ठीक, और इस कीटोन के बाद आपने कहा कि हम HCN लगाएंगे और NaCN लगाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। आप समझ गए कि साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन का केस है, उसी कार्बन पे अल्कोहल, उसी कार्बन पे साइनाइड, ये बन गया। एक क्वेश्चन और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। मान लो कि हम एल्डिहाइड लगाते हैं, और इस एल्डिहाइड से कहा गया कि ये HCN और NaCN से रिएक्ट कर रहा है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप सेम टू सेम एल्डिहाइड बनाइए, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O था उसी पे Cn और उसी पे OH लगाइए, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन करिए। पहला क्वेश्चन है ना। एक और देख लीजिए, साइक्लोब्यूटेनोन का ये कीटोन है, इस कीटोन पे आप फिर से लगा दीजिए HCN। किसी तरह का कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं था बेटा, कोई रीअरेंजमेंट फलाना डमकाना कुछ नहीं होने वाला है ना। इसी पर OH, इसी पर Cn, ये एक और क्वेश्चन हो गया। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स जो इस तरह की बनाई जा सकती हैं, लगातार की जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स वो करने का ज्यादा फायदा है जिसमें कंट्रास्ट दिखाई दे कि दो रिएजेंट्स एक साथ क्या काम करते हैं। जैसे मान लो कि हमने साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ पे OH आ गया और इसी कार्बन पे Cn आ गया, साइनोहाइड्रिन आ गया।
अब साइनोहाइड्रिन से हम रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो LiAlH4 की, ठीक, और साइनोहाइड्रिन से हम रिएक्शन करा रहे हैं H+H2O। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है और ये रिडक्शन रिएक्शन है। क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान से देखो। हम जानते हैं कि LiAlH4 जो है वो H माइनस देता है, ठीक, एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करता है, बाकी सबको करता है। तो याद रखना LiAlH4 ये एसिड को एल्कोहल, एल्डिहाइड को एल्कोहल, कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एसिडलाइड को भी करेगा और ईस्टर को भी करेगा। याद रखना कि साइनाइड को अमीन, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन वालों को एल्कोहल में, ठीक, और नाइट्रोजन वालों को अमीन में कन्वर्ट करता है। तो बाकी सारा तमाशा ऐसे ही रहा और ये बन गया भाई साहब 1 डिग्री अमीन। तो हम लोग इस प्रकार से क्लास में कहा करते हैं कि LiAlH4 से साइनाइड में कानू को भी हाइड्रोजन मिलेगा और नानू को भी हाइड्रोजन मिलेगा, इस तरह से। अच्छा भाई, आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, सबको पता है कि दारू का हाइड्रोलिसिस होकर कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन साइनाइड जो होता है उसका जब हाइड्रोलिसिस होगा H2OH+, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया आप इसका बना दीजिए एसिड, तो हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल सही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशंस के लिए पीएच पे सवाल आता है कि पीएच ऑफ रिएक्शन मस्ट बी स्लाइटली एसिडिक, यानी 4 से 5 के आसपास का। हाईली एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और बेसिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक होने पर एल्डोल और कैनिजारो टाइप की रिएक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं और हाईली एसिडिक होने पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रिएक्शन कुछ बदल जाती है, ठीक है। याद रखना इस बात का, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है, मेन तो ये है। सोडियम बाइसल्फाइट की रिएक्शन अगली चीज है, रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइट, बड़े काम की रिएक्शन है और टेस्ट में भी पूछा जाता है, याद रखना इसको। जैसे लिखा गया आपके पास एल्डिहाइड, और बेटा इस एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई गई NaHSO4, ठीक, SO4 नहीं SO3 है यार, सल्फाइट है, सल्फेट नहीं है। तो क्या होगा इससे, ध्यान से देखो, RCO- और इसके बाद H, यहां आ जाएगा SO3H, ये लग गया। बात पल्ले पड़िए। कई लोग इसे बताते हैं कि S से जुड़ता है, S से नहीं जुड़ता भैया, O से जुड़ता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। O से जुड़ता है, S से नहीं जुड़ता है, ये बनेगा। इसकी खास बात क्या है इस रिएक्शन की, वैसे तो प्रोडक्ट याद ही रखना है, इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन ऑल एल्डिहाइड्स कैन गिव दिस रिएक्शन, बट ओनली methyl ketones can give this reaction। अब भाई एल्डिहाइड तो सारे देंगे, लेकिन कीटोन सारे नहीं दे सकते। कीटोन सिर्फ वो देंगे जो मिथाइल कीटोन है। अब मिथाइल कीटोन कौन से होते हैं, देखो ध्यान से, कीटोनिक कार्बन दिखाई दिया, यहां मिथाइल ग्रुप है, यहां मिथाइल ग्रुप है, कोई एक भी मिथाइल ग्रुप है तो वो देगा। जैसे जैसे ये तो एल्डिहाइड है तो पक्का रिएक्शन देगा। जैसे ये देखो, कीटोनिक कार्बन के बगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, यहां मिथाइलिक ग्रुप है ही नहीं, तो कीटोन में ये नहीं देगा। इस तरह से समझना है, ठीक है। अच्छा, अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखो। मान लो कि हम फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। ग्रिग्नार्ड का एग्जांपल ये ले लिया, CH3MgCl, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। और इसके बाद आपको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज का आदमी है, R माइनस ही इसमें अटैकिंग रिएजेंट होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे जाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। HCO माइनस, आगे H और नीचे लगा दिया इसमें CH3। अब इसको अगर हम लोग एसिडिफाइड वाटर से पास कराएं, यानी कि हाइड्रोलिसिस करें बेसिकली,
तो ये प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा, जिससे हमारे पास एक एल्कोहल बनकर आ गया। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये आदमी एथेनॉल है, यानी एल्डिहाइड से क्या बनने वाला है, एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात आ गई कि एल्डिहाइड से बनाएगा एल्कोहल, और एल्कोहल कितने डिग्री का बनेगा भैया, 1 डिग्री का। तो कॉमन सेंस है कि अगर कीटोन से बनाएगा एल्कोहल तो वो एल्कोहल कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 2 डिग्री का बनेगा। अच्छा जरा करके बताइए। तो एक एल्डिहाइड का एग्जांपल और देख लो, फिर कीटोन का करा देते हैं। मान लो एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन कराई गई, और ये कराया हम लोगों ने CH3 Mg Br से। तो ये माइनस है, सबको पता है, और ये R माइनस ही अटैक करता है, यही रिएक्टिव साइट होता है। तो CH3CO माइनस, इसमें जुड़ गया हमारा एल्काइल ग्रुप, और इसके बाद अगर इसका हाइड्रेशन करा दें, एसिडिफाइड वाटर में पास करें इसे, तो बन जाएगा CH3 ये, और एक और CH3। अरे इसको देखो तो ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि एल्डिहाइड से 1 डिग्री का अल्कोहल बन सकता है। कब बन सकता है, फॉर्मल्डिहाइड के केस में। और बाकी कोई भी एल्डिहाइड होगा, किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड होगा, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल देगा। ध्यान से देखो, समझे, करके देखने का फायदा है। जैसे ही तुम सॉल्व करते हो तुमको दिखाई देने लगता है गलती क्या है। तो जितने दूसरे एल्डिहाइड्स हैं वो सब 2 डिग्री अल्कोहल देंगे, और फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देगा। समझे, क्योंकि ये कार्बन जो है ग्रिग्नार्ड ऐड करा देता है। ठीक है, कीटोन से करके बताओ। कीटोन को देखो, मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड हो CH3, ये हो गया। ठीक, अब इस कीटोन से रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, लेट अस सपोज CH3 Mg Br, ये माइनस ये प्लस। अब आपने अटैक किया है इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर, ये बॉन्ड टूट गया। तो भाई साहब हमारे पास बन गया ये O माइनस, आगे CH3, और यहाँ एक और कार्बन बढ़ा। तो कीटोन तो पहले से 2 डिग्री होता है, एक कार्बन और जुड़ेगा तो लॉजिकली वो 3 डिग्री बन जाएगा, यानी कीटोन से बन रहा है 3 डिग्री अल्कोहल। तो कीटोन से बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप देखो क्या याद रखोगे, कहोगे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अदर एल्डिहाइड्स with Grignard reagent will give you 2 डिग्री alcohols। और अगर हम लोग ले लें कीटोन्स, और कीटोन से रिएक्शन कराएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। आर यू ओके विद दिस? बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बढ़िया चीज है ये। ठीक, समझ में आया बाउंसर गया? बिल्कुल आसान है, ध्यान रखना इस बात का। अब ये एक रिएक्शन है, बड़ी अच्छी सी है, हेमी एसिटल या एसिटल बनाने की, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, और वो है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनल कंपाउंड्स की अल्कोहल के साथ रिएक्शन, ये भी बड़ी स्टैंडर्ड रिएक्शन है। देखो क्या होता है, और एसिडिक मीडियम में होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एसिडिक मीडियम बेसिकली तो तुम्हें देख के ही समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ROH ये है। ठीक, अब इससे क्या हो रहा है वो देखना। और अगर हम लोग इसको किसी एसिडिक मीडियम में रखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो बनकर आएगा OH OR और ये H। ठीक, इसका नाम होता है बेटा हेमी एसीटल। कैसे पहचानोगे हेमी एसीटल क्या होता है? अभी मैं मैकेनिज्म के साथ बताता हूं, टेंशन न लो, पहले तो ये देख लो कि प्रोडक्ट क्या है। जिस कार्बन पर OH है उसी कार्बन पर OR भी है, यानी ये कार्बन है, इस पर OH है, इस पर OR है। ठीक, तो ये चीज देखकर हमने कहा कि भैया ये क्या है, हेमी एसीटल। क्या है, हेमी एसीटल। अच्छा, मान लो हम कीटल से रिएक्शन कराते, मान लो RC डबल बॉन्ड O R ये बनाते, और ROH लेते, H प्लस की रिएक्शन कराते, तो क्या बनता? तो बनता इसमें OH
एक ओ आर, एक आर पहले से लगा था, और ये कहलाता बेटा हेमीकीटल। क्या कहलाता? हेमीकीटल। कीटोन से बनेगा कीटल कहलाएगा, एल्डिहाइड से बनेगा एसीटल कहलाएगा। अब बात आती है, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा इसे देख के कि ये कीटोन से बना था? देखो, इस कार्बन पे कोई भी H नहीं है, नहीं है तो कीटल है, ठीक। और इस कार्बन पे एक H है तो ये एसीटल है। हाइड्रोजन को देख के पहचानो कि एसीटल है या कीटल है। उसके बाद OH को देख के पहचानो कि ये हेमी एसीटल है या हेमी कीटल है। अगर ये एसीटल होता या कीटल होता तो ये OH ग्रुप ना होता, यहां भी OR होता, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म समझे बिना बात नहीं बनेगी, है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपका एल्डिहाइड ग्रुप आया, ठीक है, और इसके पास वो एसिड का H प्लस आएगा। एसिड का H प्लस आने से क्या होता है, ये पाई बॉन्ड से दिया जाता है, जिससे बनता है ROH ऐसे, ठीक है, और कार्बन पे लग गया कैटायन। क्लियर है मेरी बात? अब कार्बन के ऊपर कैटायन, कंप्लीट कैटायन है ये, पहले डेल्टा प्लस था अब कंप्लीट प्लस है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ चुकी है। और जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ चुकी है तो लॉजिकली इसके पास जो कुछ भी आएगा वो इससे रिएक्ट करेगा। अब इसके पास आ गया दारू, और दारू के ऑक्सीजन के पास है बहुत बढ़िया सा लोन पेयर, तो लोन पेयर इसे डोनेट किया जाएगा, और जब इसे लोन पेयर डोनेट किया जाएगा तो रिएक्शन कर जाएगा ये RC ऊपर OH, और यहां लग गया OHR, देने वाले पे प्लस, तो इस तरह से ऑक्सीजन पे जो है फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हमें बिल्कुल स्टेबल पसंद नहीं है, बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा। हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे, वापस से H प्लस निकल जाएगा। इसका मतलब ये जो एसिड का H प्लस है वो कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, रिएक्शन को इग्नाइट कर रहा है लेकिन कंज्यूम नहीं हो रहा। और बाद में आप देखेंगे कि एक ही कार्बन पे OH, उसी कार्बन पे OR, और ये H, तो ये कहलाया हेमी एसीटल। आपको दिख रहा है कि इसमें OH ग्रुप फ्री है, तो समझ में आया कि इस आदमी को जैसे ही आप ये देखें तो आपके दिमाग में तुरंत अगली चीज आनी चाहिए कि लिखना चाहिए हेमी। एक H फ्री दिख रहा है तो इसका मतलब क्या लिखना चाहिए? एसीटल। क्लियर है मेरी बात? कैसे लिखेंगे हेमी एसीटल? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ये बात मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। चलिए आइए अगला देखते हैं, इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं, बिना क्वेश्चन की बात नहीं बनती। मान लीजिए आपके पास कीटोन है, और इस कीटोन से आपने रिएक्शन करा दी CH3OH और एसिडिक मीडियम में, तो आप समझ गए कि किसी कार्बोनाइल की अल्कोहल से रिएक्शन कराई जा रही है, अर्थात उसी कार्बन पे OH लगेगा और उसी कार्बन पे OR लगेगा, और हम इसे हेमी कीटल बोलेंगे। कहोगे कीटल क्यों बोलेंगे? मेरे कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ध्यान से देखने पर मुझे दिख रहा है कि मेरा OH ग्रुप जो है वो बिंदास फ्री है। OH ग्रुप फ्री है इसलिए ये हेमी है, और क्योंकि कोई H नहीं है इसलिए ये कीटल। ठीक है, इस प्रकार से पहचानना है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, इजी है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल कर लो, फिर हम लोग आगे दूसरी रिएक्शन पे जाते हैं। अगर मैं इसमें CH3OH और एसिडिक मीडियम की रिएक्शन कराऊं तो मुझे बाकी सब वही रखना है, इसी पे OH लगाना है और इसी पे OR लगाना है। और ध्यान से देखो कि मैं R की जगह OCH3 लगाना चाहता हूं, यहां भी R की जगह मैं OCH3 लगाना चाहता हूं। कोई बच्चा कहेगा OCH3 क्यों? क्योंकि तुम ध्यान से अगर देखोगे कि हमारे अल्कोहल में एक कार्बन है तो वही तो आके जुड़ रहा है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा साहब, इसके बाद आता है कि रिएक्शन विद डाइऑल। ये बड़ी काम की रिएक्शन है, हालांकि बोर्ड में बहुत इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड के लिए नहीं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। रिएक्शन विद डाइऑल। डाइऑल क्या होते हैं? डाइऑल का मतलब मेरे पास एथाइलिन ग्लाइकॉल है, दिख रहा है, मतलब एथेन 1,2 डाइऑल। इसकी रिएक्शन हम लोग करा लेते हैं किसी एल्डिहाइड से। लेट अस सपोज कि हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं एसीटल डिहाइड से, तो ये एसीटल डिहाइड कैसे रिएक्शन देता है वो समझो। हम लोग डाइऑल दोबारा से बनाते हैं, इस तरह से, ठीक। और अब मैं इन दोनों से पानी निकाल देता हूं। याद रखना, जब भी इथाइलिन ग्लाइकॉल आएगा, जब भी इथाइलिन ग्लाइकॉल आएगा तो एल्डिहाइड से कहेगा रे ओ एल्डिहाइड जरा पानी निकाल।
तो वो पानी निकल जाएगा। और पानी निकलने से क्या बनेगा, देखो ध्यान से, CH3C, यहाँ H, इधर गया O। अब देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन पे एक H ग्रुप हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये एसिटल तो है, कीटल नहीं है। और लॉजिकली देखो, एल्डिहाइड से हमने शुरू किया था तो एसिटल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये हेमी नहीं है। कहोगे हेमी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई भी OH ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए इसका नाम है एसिटल ओनली। समझे भैया? अच्छा, एसिटल में भी खास बात है कि ये आदमी साइक्लिक एसिटल है। साइक्लिक एसिटल क्यों है? अबे ग्रुप साइक्लिक दिख रहा है ना तुमको, तो ये साइक्लिक एसिटल बनते हैं। अच्छा, तो साइक्लिक कीटल कैसे बनते हैं? तो साइक्लिक कीटल बना लो, तो कीटोन से शुरू करो। मान लो कि हम लोग एसीटोन से शुरू करते हैं, तो एसीटोन से शुरू किया। अब हम लोग रिएक्शन करके बता रहे हैं, ध्यान से देखो, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, सामने O और फिर H, एक कार्बन ये सामने O और उससे ये H। और जब भी कभी हमारे पास एथाइलिन ग्लाइकॉल यानी डाईऑल एल्डिहाइड कीटोन के पास आएगा, तो कहेगा अरे ओ कीटोन जरा पानी निकाल। तो भैया पानी निकाल दिया गया। पानी निकालने के बाद हमारे पास बचेगा C, इधर भी CH3, यहाँ O और ये, और इसको हम लोग कहेंगे साइक्लिक कीटल। ये हेमी नहीं है, और कीटल तुम समझ पा रहे हो, H नहीं है इसलिए कीटल है, और OH नहीं है इसलिए हेमी नहीं है, कीटल है। समझे? इस प्रकार से पहचानना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आनी चाहिए। हालांकि मैं इस पे और भी बोल सकता हूँ, और इससे कुछ प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप भी किया जाता है, एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन भी किया जाता है इससे, लेकिन मैं उसको बताने की इसलिए इच्छा में नहीं हूँ क्योंकि बोर्ड में नहीं आता है, और हमारा टारगेट बोर्ड है ना। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ध्यान समझना कि हमारे एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप की सॉल्युबिलिटी क्या है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही उनका पोलर कंपाउंड्स हैं, उनका डाइपोल मूवमेंट ईथर से बहुत ज्यादा है। इस वजह से ऐसा देखकर बच्चे को एक बार में फील आएगा कि शायद ये सॉल्युबल हों, लेकिन हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि पोलर होने के बाद भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर होने के बाद भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर नॉट soluble इन जल। जल में soluble नहीं होते। बहुत सारे तरीके हैं इनको एक्सप्लेन करने के कि क्यों नहीं होते। उनमें से एक बहुत सस्ता सा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको याद रह जाएगा कि क्यों नहीं होते। ठीक है? बहुत पोलर है एल्डिहाइड भी कीटोन भी। एल्डिहाइड हालांकि ज्यादा है, और एल्डिहाइड की रिएक्शन का रेट भी ज्यादा रहता है कीटोन से। याद रखना कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो, तो किसी भी तरह की रिएक्शन हो, आंख बंद करके कहिए कि एल्डिहाइड तुम तेज हो किससे? कीटोन से। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये लिख दिया हमने कि पोलर होने के बाद भी एल्डिहाइड पानी में सोल्यूबल नहीं है, कीटोन पानी में सोल्यूबल नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो क्यों का जवाब हम लोग देते हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास R C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, और हम इससे H3O प्लस यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब पानी का एडिशन करना। पानी का एडिशन करने का मतलब है पानी टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है? अब H प्लस जो होगा वो चला जाएगा इस O के पास, और OH जो होगा वो चला जाएगा इस कार्बन के पास। इस प्रकार से काम करना है। तो आपके पास डबल बॉन्ड O से बन गया OH, और पानी का OH दोबारा मिल गया। ये तो जेमिनल डाईऑल है। सब जानते हैं कि विसिनल डाईऑल्स स्टेबल होते हैं और जेमिनल डाईऑल्स स्टेबल नहीं होते। तो ये तुरंत ही पानी निकाल देते हैं, और ये वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड में। तो एक प्रकार से रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई। जवाब यहाँ स्टेप बैक हो जाता है, और डाईऑल बनने की वजह से, जेमिनल डाईऑल बनने की वजह से ये दोबारा से एल्डिहाइड बन जाते हैं। तो एक साइक्लिक रिएक्शन हो गई, है ना। तो एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, क्योंकि जेमिनल डाईऑल अनस्टेबल होता है, ये तुरंत ही टूट जाता है। तो ये फॉरवर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन है, और मैंने रिवर्स करके लिखा नहीं है, लेकिन ये रिवर्स रिएक्शन है। ठीक, तो याद रखना, रिवर्स कहना ठीक नहीं है, बैकवर्ड कह लो। तो हम कहेंगे रेट किसका ज्यादा है? बैकवर्ड का रेट ज्यादा है, क्योंकि एल्डिहाइड स्टेबल कंपाउंड होते हैं।
और फॉरवर्ड का रेट कम है क्योंकि डाइऑल, जेमिनल डाइऑल, विसिनल नहीं, जेमिनल डाइऑल कम स्टेबल होते हैं, तो वो कभी भी स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहेगा, जबकि अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा। ये कारण है। अब तुरंत सवाल आएगा कि क्या इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता? तो केमिस्ट्री है भैया, एक्सेप्शन तो होगा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एल्डिहाइड्स, कीटोन्स सॉल्युबल होते हैं? कौन कौन से एल्डिहाइड कीटोन सॉल्युबल होते हैं? चलो देखो, सबसे पहला आदमी फॉर्मल्डिहाइड सॉल्युबल होता है। याद रखें, कौन है भैया ये? फॉर्मल्डिहाइड सॉल्युबल होता है। दूसरा, एक व्यक्ति है सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहां पर आ रहा है Cl Cl Cl। इसका नाम है क्लोरल। क्या नाम है बेटा? क्लोरल। ये कंपाउंड जो है वो खूब जम के सोल्यूबल होता है, कोई परेशानी नहीं है इसे। इसके अलावा एक कंपाउंड और है बेटा, साइक्लोप्रोपेनोन। ये भी आदमी साइक्लोप्रोपेनोन खूब जम के स्टेबल होता है और ये पानी में घुल जाता है। और एक और कंपाउंड्स आते हैं जिनमें कीटोनिक ग्रुप आजू बाजू लगे होते हैं। और कैसे आजू बाजू लगे होते हैं? आपको दिख रहे हैं, तीन तीन कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं। इनको नाम दिया जाता है निनहाइड्रिन्स। क्या नाम दिया जाता है? निनहाइड्रिन्स। और ये भी खूब जम के पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो आप ये चार एग्जाम्पल याद रख लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार एग्जाम्पल अगर आप याद रख पाएंगे तो कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल आता है कि कौन कौन से एल्डिहाइड कीटोन्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो बिलीव मी, ये चार ऑप्शंस आपको फुल मार्क्स दिला देंगे। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। चलिए भैया, एक तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर रोक रहे हैं। काफी सारी रिएक्शंस हो गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हम लोगों ने किए हैं आज। कल के लेक्चर में हम लोग कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के रिएक्शन करेंगे, है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज को और बढ़ाएंगे। तो लेक्चर 3 का आप लोग वेट करिए, और लेक्चर 2 आज है, इसे आप लोग वॉच करें, देखें, तुरंत देखें, कंप्लीट करें, चाहे स्पीड बढ़ाकर देखें, लेकिन वन गो में लेक्चर देखना है, वन गो में देखना है और नोट्स बनाने हैं। क्योंकि नोट्स बनाते हुए जो लिख रहे होगे ना, वो एक बार में याद हो जाएगा। जैसा बताया है अगर वैसे याद रखोगे, कंप्लीट याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू भैया, मिलेंगे अगले बढ़िया से लेक्चर में।